हम लोग श्रीलंका और ओनियन ये 2 प्रोडक्ट से चालू किए थे। आज के डेट लगभग 16 कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन जो है एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम का, तो लगभग आप बोल सकते हो 60% वॉल्यूम जो है वो ओनियंस से आता है। फिर बाकी 40% में सीजनल प्रोडक्ट्स आता है, जैसा कि ग्रीन चिली है, टोमेटो है, लेमन है, ड्रमस्टिक है। साल में 2 महीना 3 महीने के लिए ये प्रोडक्ट्स लोग एक्सपोर्ट करते हैं। टोटल टर्नओवर की बात करते हैं तो लगभग आप बोल सकते हो कि 50 CR हम लोग आज के डेट में टर्नओवर कर रहे हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन या मार्केट सिलेक्शन के लिए मेरा स्ट्रेटेजी ये होता है, सबसे पहले तो कोई भी कंट्री में ये चेक करता हूँ कि इंडिया से अगर मैं XYZ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, जैसा कि मैं खुद अभी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ, तो पेरिशेबल प्रोडक्ट में मैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट करता हूँ। तो मेरा स्ट्रेटेजी ये रहता है कि अगर मुझे बनाना एक्सपोर्ट करना है तो मैं पहले ये आइडेंटिफाई करता हूँ इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स बनाना का कौन से कंट्री में होता है। मेरा नाम पंकज उशीर, मैं बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नासिक से ही हूँ और मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग से है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। उसके बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एडवांस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी, देन लवासा कॉरपोरेशन लिमिटेड, टाटा हाउसिंग जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में एज ए प्लानिंग मैनेजर जॉब किया है ऑलमोस्ट 9 ईयर्स। तो जैसा ही मैं जॉब में था तो मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का लाइकिंग था पहले से ही, लेकिन ओनली टू गेट एक्सपीरियंस मैंने जॉब किया। तो आफ्टर जॉब मैं नासिक शिफ्ट हुआ लगभग 2015 में, और 2015 में मैंने सोच के जॉब रिज़ाइन किया था कि मुझे बिजनेस करना है, तो उसके लिए मैं नासिक शिफ्ट हो गया। और जब मैं नासिक शिफ्ट हुआ तो मेरे हाथ में वैसा कोई प्रोजेक्ट या काम नहीं था, लेकिन मेरी चांडक सर के साथ मुलाकात हुई और उनका एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है कोर्स, वो मैंने पहले अटेंड किया। तो वो मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा डायरेक्शन देने वाला कोर्स साबित हुआ। और जैसा ही ये कोर्स एंड हुआ, एट द एंडिंग ऑफ दिस कोर्स हम लोगों को एक्सपोर्ट्स का एक कोर्स अटेंड करने के लिए सर ने बोला। तो सिंस मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ और एक्सपोर्ट्स का मेरा कोई रिलेशन नहीं था, ना तो मेरे पास कोई एजुकेशन था ना कोई एक्सपीरियंस था, लेकिन ओनली बिकॉज सर को हम लोग ट्रस्ट करते थे और सर ने जो भी हम लोगों को सिखाया उससे हम लोगों ने जो भी आज है हम लोग, तो उसका पूरा श्रेय जो है वो हम लोग सुनील चांडक सर को देते हैं। तो एक्सपोर्ट्स के बिजनेस में 2015 में चालू किया, लगभग अप्रैल 2015 में। और ये एक्सपोर्ट्स का सेमिनार या कोर्स अटेंड करने के बाद में मोटिवेशन मिला कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर वही एक सेक्टर है जहाँ पे सैचुरेशन नहीं है और वहाँ पे अभी भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करना बाकी है। तो इवन दो मेरे पास कोई एजुकेशन या एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन एक मोटिवेशन था। तो मोटिवेशन के बेसिस पे हम लोगों ने एक कंपनी फॉर्मेशन किया और कंपनी फॉर्म करके फर्स्ट शिपमेंट हम लोगों ने श्रीलंका चालू किया। ये हमारा बैकग्राउंड है। हमारे जो मैं जिनको गुरु मानता हूँ, जो मेरे मेंटोर भी है सुनील चांडक सर, जो फाउंडर चेयरमैन है उद्योग वर्धिनी के। तो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम में उन्होंने बिजनेस चालू कैसे करना है उसका एकदम बेसिक से नॉलेज दिया, जैसे कि कंपनी फॉर्मेशन कैसा करना है। कंपनी फॉर्मेशन में प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, प्राइवेट लिमिटेड होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता है। तो लाइकवाइज उन्होंने सब कोर्स में ये सब हम लोगों को सिखाया था कि कंपनी फॉर्मेशन कैसा होता है और बिजनेस जो करना है हम लोगों को वो कैसा हम लोगों को सिलेक्ट करना है, कि अगर हमारे पास 3 या 4 ऑप्शंस है तो हम लोगों को फिल्टर क्या लगाने हैं कि हम लोगों को कौन सा बिजनेस करना है 4 में से। उसके बाद में हम लोगों को अकाउंटिंग का नॉलेज मिला वो कोर्स में, फिर टैक्सेशन का नॉलेज मिला। उसके बाद में ओवरऑल बिजनेस ग्रो करने के लिए बिजनेस डेवलपमेंट कैसा करना चाहिए, ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस कैसे करने चाहिए, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कैसा चाहिए बिजनेस पे। तो ये सब बेसिक्स जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली मैं तो एक पोस्ट ग्रेजुएट ये हूँ, तो फिर भी मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि ये कोर्स में हम लोगों को जो बेसिक्स सिखाए गए वो मैंने टिल माय पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कहीं पे सीखा नहीं था। तो दैट वाज बिग ब्रेक थ्रू फॉर मी। सो ये सबसे बड़ा मुझे इनपुट मिला ये कोर्स से। और दूसरा, सर ने हम लोगों को पहले से ही मतलब कोर्स के टीचिंग के टाइम पे बताया था
कि बिजनेस करना है तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए, सिंसेरिटी चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज भी मैं मानता हूँ और उस टाइम से मेरे दिमाग में पक्की है, वो ये सर ने बोला था कि बिजनेस करना है तो अनीति से कुछ भी करना नहीं है। जो भी करना है नीति से ही करना है। भले ही रास्ता कठिन रहेगा, लेकिन उसका फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा। तो ये सीख हम लोगों को चाणक्य सर से मिली है। और इसके जैसे ही और काफ़ी लर्निंग जो है सर से मिली, उसके कारण ही हम लोग बिजनेस कर पाए। और मैं आज जो बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने सच में आप लोगों को बोल सकता हूँ कि मैंने जब ये 2015 में चालू किया तो आई नेवर थॉट कि मैं एक्सपोर्ट्स का बिजनेस कर सकूंगा। और जो स्केल पे आज कर रहा हूँ, जो भी स्केल मेरे लिए है वो बड़ा दिखता है मुझे, तो वो स्केल पे ओनली बिकॉज ऑफ उद्योग वर्धिनी और चाणक्य सर का कंट्रीब्यूशन है, ऐसा लगता है मुझे। अभी कमिंग बैक टू एक्सपोर्ट्स बिजनेस, बेसिक्स जो थे, जैसा कंपनी फॉर्मेशन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड है, फिर अपेडा का रजिस्ट्रेशन है, बेसिक फॉर्मेलिटीज जो थी वो तो हम लोगों को सब गाइडेंस तो मिला ही था कोर्स में। अभी कमिंग बैक टू चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस, तो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज जो एक्सपोर्ट्स बिजनेस में है वो मुझे ये दिखता है कि आइडेंटिफाइंग द राइट क्लाइंट। ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर आपका क्लाइंट सही नहीं है तो आपके पेमेंट्स स्टक हो सकते हैं। तो अगर पेमेंट स्टक हो जाता है तो आप आगे बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट या वर्किंग कैपिटल बैड डेब्ट्स में चला जाता है तो यू वोंट बी एबल टू डू एनी बिजनेस। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आइडेंटिफाइंग द राइट क्लाइंट। फिर दूसरा बात आता है कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है कि मुझे कौन से प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट्स का बिजनेस करना है। थर्ड थिंग जो है कि कौन से कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, वो एक चैलेंज है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीज यू हैव टू सी कि इंपोर्टिंग कंट्रीज के नॉर्म्स क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या है, आपका कंप्लायंस पार्ट क्या क्या रहेगा, वो आपको सब पूरा करना है। अगर वो पूरा नहीं होता है तो आपको शिपमेंट डेस्टिनेशन पे डिलीवर भी हो गया तो उसका क्लियरेंस के लिए दिक्कत आ सकता है। तो you have to understand documentation part, then you need to understand what product you want to go into, then to identify the right client। तो ये सब challenges मुझे लगते हैं कि जिसके ऊपर ज़्यादा focus देना चाहिए। सर, प्रोडक्ट सिलेक्शन या मार्केट सिलेक्शन के लिए मेरा स्ट्रैटेजी ये होता है कि सबसे पहले तो कोई भी कंट्री में मैं ये चेक करता हूँ कि इंडिया से अगर मैं XYZ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, जैसा कि मैं खुद अभी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ, तो पेरिशेबल प्रोडक्ट में मैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट करता हूँ। तो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स जो भी है, ओनियन है, ग्रीन चिली है, लेमन है, टोमेटो है, ये सब प्रोडक्ट्स वेजिटेबल्स काफ़ी बड़े क्वांटिटी में नासिक से एक्सपोर्ट होते हैं। फिर फ्रूट्स में अपने है पोमोग्रेनेट्स, देन ग्रेप्स है, पपाया है, बनाना है, ये सब एक्सपोर्ट होता है। तो मेरा स्ट्रेटेजी ये रहता है कि अगर मुझे बनाना एक्सपोर्ट करना है नासिक से या इंडिया से, तो मैं पहले ये आइडेंटिफाई करता हूँ कि इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बनाना का कौन से कंट्री में होता है, तो वो पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद में अगर मैंने कंट्री सिलेक्ट कर लिया कि सपोज दुबई में ओनियन एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो अभी दुबई कंट्री एक फिल्टर हो गया। उसके बाद में फिल्टरिंग क्लाइंट का होता है कि दुबई में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन से क्लाइंट इंपोर्ट करते हैं, तो वो क्लाइंट का लिस्ट आइडेंटिफाई किया जाता है कि टॉप 10 क्लाइंट्स कौन से हैं कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। थर्ड बात ये आता है कि आपके 10 क्लाइंट तो फिल्टर हो गए हु आर इंपोर्टिंग इन ह्यूज वॉल्यूम्स। फिर उसके बाद में आता है कि उसमें से 5 क्लाइंट ऐसे रहेंगे कि उनके पास ऑलरेडी सप्लायर सब सेट है, एक्सपोर्टर सेट है, तो दे वोंट बी एबल टू टेक एनी न्यू एक्सपोर्टर्स ऑन बोर्ड। तो वो कभी भी नया एक्सपोर्टर को ट्राई नहीं करना चाहेंगे। तो आपको वो भी फिल्टर करना है कि फिर आपके पास 5 क्लाइंट बचेंगे 10 में से कि जो बड़े क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको उनको जाके उनका आपको मीटिंग शेड्यूल करना है, आपको उनको मिलना है, फिर आपको आपको खुद को रिप्रेजेंट करना है। और उनको अगर आपको कैसा है कि उनके पास ऑलरेडी एक्सपोर्टर्स है, तो आपके पास क्या यूएसपी है कि आप इंस्टेड ऑफ देयर एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स आप उनको माल दे सकते हो। तो आपके पास कुछ ना कुछ तो यूएसपी चाहिए कि आप रिप्लेस कर सकते हो उनके अदर एक्सपोर्टर्स को। तो यूएसपी अपने को खुद को ढूंढना है। आप प्राइसिंग में कॉम्पिटिटिव दे सकते हो, पैकेजिंग में आप कुछ नया दे सकते हो, सर्विस पार्ट जो है उसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हो, या फिर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हो, या फिर आप पेमेंट टर्म में उनको क्या दे सकते हो, डिस्काउंटिंग कुछ कर सकते हैं क्या। ये सब पार्ट आता है कि जिसके ऊपर आप क्लाइंट को कन्विंस करके क्लाइंट से आप ऑर्डर ले सकते हो। तो ये मुझे लगता है वी फॉलो दिस स्ट्रैटेजी टू गेट न्यू बिजनेसेस। सर, हम लोगों ने हमारा जो एक्सपोर्ट्स का बिजनेस चालू किया तो दैट टाइम वी स्टार्टेड विथ ओनली फ्रेश ओनियंस, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि हम लोगों को, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस का कमी था।
तो लीस्ट रिस्क था ओनियन करने में, क्योंकि कॉस्ट भी कम था प्रोडक्ट का, और दूसरी बात ये था कि क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है ओनियन। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया ओनियन से। फिर हम लोगों ने जो क्लाइंट्स को ओनियन दिया वो हम लोगों के सर्विस के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर, बाद में पैकेजिंग के ऊपर, ये सब के ऊपर इतना सेटिस्फाइड थे कि उन्होंने हम लोगों को खुद ने सामने से अपॉर्चुनिटी दिया कि आप व्हाई डोंट यू डू ग्रीन चिलीज, लेमन्स, टोमेटोज, जैसा कि ये सब प्रोडक्ट क्या है, सीजनल प्रोडक्ट है यहाँ पे, हाँ, इंडिया में। तो उन्होंने ही हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी थ्रो किया कि आप ओनियन इतना अच्छा कर सकते हो तो आप अदर प्रोडक्ट्स क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो ये करते हुए हम लोगों को वी स्टार्टेड विथ ओनली ओनियन, वी स्टार्टेड विथ ओनली श्रीलंका। After that, only because of consistency and support from our entire team, my partner Mr. संदीप बिडकर, सो उसके कारण हम लोग जो श्रीलंका और ओनियन ये दो प्रोडक्ट से चालू किए थे, तो हम लोग आज के डेट में आफ्टर 10 years इफ यू लुक बैक, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग आज के डेट में लगभग 16 कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो उसमें जो है जीसीसी कंट्रीज जो है दुबई, कतार, कुवैत, सऊदी, ओमान, बहरीन, ये सब कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग फार ईस्ट रीजन में श्रीलंका है, थाईलैंड, देन सिंगापुर है, मलेशिया है, यहाँ पे भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रीयूनियन भी एक कंट्री है जहाँ पे हम लोग सप्लाई करते हैं। और यूरोप में हम लोग जर्मनी के लिए ग्रेप्स एक्सपोर्ट करते हैं, और यूके जैसा कि लंदन के लिए भी हम लोग ग्रेप्स करते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट नहीं, ये तो हमारे एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं। तो ये कंट्रीज में हम लोग फिलहाल काम कर रहे हैं। और प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो अदर देन ओनियन हम लोग ग्रीन चिली है, लेमन है, टोमेटो है, देन ड्रमस्टिक्स है, ये प्रोडक्ट्स वेजिटेबल्स में करते हैं हम लोग। और फ्रूट्स में हम लोग ग्रेप्स करते हैं, बनाना करते हैं, पोमोग्रेनेट्स है, देन ग्रीन पपाया है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, मैंगो है, ये सब हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था सी शिपमेंट्स के लिए, मतलब बाय कंटेनर हम लोग माल भेजते थे। लेकिन आफ्टर 2-3 साल, मतलब हम लोगों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद में हम लोगों को बाय एयर का भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिला काम करने के लिए। जो हाईली पेरिशेबल वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स है, तो उसके लिए बाय एयर जाता है। तो हम लोगों ने एयर शिपमेंट्स भी किए हैं जीसीसी कंट्रीज के लिए। लेकिन लेटर ऑन उसका वॉल्यूम बढ़ा नहीं था, इसलिए हम लोग एयर शिपमेंट्स पे हमारा फोकस शिफ्ट कर दिया। तो पूरा फोकस आज के डेट में हम लोगों का सी शिपमेंट्स पे ही है। अभी कमिंग बैक टू वॉल्यूम एंड टर्नओवर, हम लोग जो है वॉल्यूम का अगर बात करते हैं तो हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम का, तो लगभग आप बोल सकते हो 60% वॉल्यूम जो है वो ओनियंस से आता है। वो हमारा मेन प्रोडक्ट है, हमारा कोर एक्सपर्टाइज उसमें है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट फार्मर से होता है। हमारा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है प्रोक्योरमेंट के ऊपर। तो बैक टू बैक हमारा मतलब राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टिल डिलीवरी एट द डेस्टिनेशन पोर्ट, तो ये सब पूरा कंट्रोल है। तो इसमें हमारा एक्सपर्टाइज है। और वॉल्यूम का अगर बात करते हैं तो 60%, जैसा मैंने आपको बोला कि ओनियन का 60% है। फिर बाकी 40% में सीजनल प्रोडक्ट्स आता है, जैसा कि ग्रीन चिली है, टोमेटो है, लेमन है, ड्रमस्टिक है, वाटरमेलन है, मैंगोज है, ग्रेप्स है, पोमोग्रेनेट्स है। ये सब विंडो पीरियड रहता है, हर एक मतलब साल में 2 महीना 3 महीने के लिए ये प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो बाकी 40% वॉल्यूम ये प्रोडक्ट से आता है। और टोटल अगर हम लोग टर्नओवर का बात करते हैं तो डोमेस्टिक का हम लोगों का ज़्यादा टर्नओवर नहीं है, लेकिन जो हमारे एक्सपोर्ट्स के क्लाइंट है उनके ही कोई रिलेटिव डोमेस्टिक में है इंडिया में, उन्होंने हम लोगों को इंसिस्ट किया, इसलिए हम लोगों को उनके साथ हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड कर रहे हैं। तो इफ वी कैलकुलेट की टोटल ट्रेड कितना वॉल्यूम हो रहा है, तो लगभग आप बोल सकते हो कि क्लोज टू 50 CR हम लोग आज के डेट में टर्नओवर कर रहे हैं। अभी एक्सपोर्ट्स बिजनेस में आपके 3 पार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें फर्स्ट पार्ट है आपका क्लाइंट, सेकंड थिंग है कंट्री ऑफ इंपोर्ट, उनके रूल्स रेगुलेशंस कंप्लायंस क्या क्या है वो, और थर्ड पार्ट आता है आपके सप्लायर्स यहाँ पे जो आपको सप्लाई कर रहे हैं। तो बाकी सब तो मैनेज हो जाता है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग नॉर्म्स है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स है, कंप्लायंस का रिक्वायरमेंट्स है, क्वालिटी के बारे में, पैकेजिंग के बारे में। तो उसके लिए आपको क्लाइंट के कॉन्स्टेंटली टच में रहना है। तो क्लाइंट विल बी अपडेटिंग यू ऑल द चेंजेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सो दैट इज वन सोर्स की फ्रॉम वेयर यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स। सेकंड सोर्स आपके लिए ये हो सकता है कि आपका कस्टम हाउस एजेंट जो यहाँ पे इंडिया में बैठा है, जो आपका शिपमेंट्स का क्लियरेंस कर रहा है, फॉरवर्डिंग कर रहा है, तो उनका भी वॉल्यूम काफ़ी बड़ा रहता है। और उनका ट्रेड बड़ा होने के कारण उनको भी सब चेंजेस जो भी होता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन उनके पास रहता है कि अगर कोई कंट्री में टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट बदल दिया है, कंप्लायंस का रिक्वायरमेंट बदल दिया है, तो रियल टाइम डेटा आप कस्टम हाउस एजेंट से भी ले सकते हो।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करने के लिए ऐसे कोई स्कीम्स नहीं जिसके कारण आपको आसानी हो सकती है, लेकिन इफ़ यू डू एक्सपोर्ट्स तो आप फॉरेन करेंसी इंडिया में लेके आते हो, तो उसके कारण गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स देता है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर। जैसा कि इंडिया में अगर एक्सेस प्रोडक्शन है, ओनियन का है, ग्रेप्स का है, टोमेटो का है, तो यहाँ पे वो तो वेस्ट होने वाला है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, सर्टन टाइम पीरियड के लिए सर्टन प्रोडक्ट के लिए आपको इंसेंटिव ऑफर करता है कि आपका शिपमेंट वैल्यू जो रहेगा उसके ऊपर सर्टन परसेंटेज जो है आपको वो इंसेंटिव देंगे। तो वो इंसेंटिव पार्ट काफ़ी अच्छा काम करता है, और इंसेंटिव अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग रहता है। तो 5%, 7%, 10% तक भी इंसेंटिव मिल सकता है। तो मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर्स के लिए इंसेंटिव पार्ट इज द ओनली प्रॉफिट मार्जिन दैट दे गेट। तो काफ़ी टाइम यही होता है कि जो इंसेंटिव है उसके मार्जिन के बेसिस पे ही एक्सपोर्टर्स काम करते हैं। तो वो भी एक काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए मोटिवेशन हो सकता है। अभी 5 प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करते हैं, तो मुझे अभी जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे मैं आपको बोल सकता हूँ कि अभी भी काफ़ी स्कोप है इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि पैकेजिंग में आज के डेट में हम लोग ग्लोबल लेवल पे इंडिया का बात करते हैं तो वी आर नो वेयर इन पैकेजिंग क्वालिटी। तो पैकेजिंग में इम्प्रूवमेंट के लिए ह्यूज स्कोप है। तो पैकेजिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। और दूसरा पार्ट, कमिंग बैक टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का अगर बात करना है तो अभी हम लोग तो फिलहाल सिर्फ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पेरिशेबल्स में डील कर रहे हैं। तो पेरिशेबल्स में हम लोगों ने जितना देखा है कि इंडिया का बनाना है, फिर पोमोग्रेनेट्स है, फिर ओनियन है, देन ग्रीन चिली है। ये सब प्रोडक्ट्स के लिए इतना अच्छा डिमांड है कि जो विंडो पीरियड मिलता है अपने को एक्सपोर्ट के लिए, उस पर काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हम लोग कर सकते हैं। मैंगो भी एक प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसका अल्फांसो मैंगो है या फिर बादामी मैंगो है, ये 2-3 वैरायटी जो है उसका काफ़ी अच्छा डिमांड है, और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स में इसमें काम कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको बोल दिया कि कौन सी प्रोडक्ट कर सकते हैं। अभी मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट है या फिर कोई भी पर्सन है जिसको एक्सपोर्ट्स बिजनेस में काम शुरू करना है, तो पहले तो आपको ये देखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग इमोशनल रहते हैं कि मेरे आजू बाजू में कोई एक्सपोर्ट्स का काम कर रहा है, उसने काफ़ी अच्छा वॉल्यूम कर रहा है या फिर काफ़ी अच्छा नाम किया है, तो मुझे भी उसमें करना है। तो फर्स्ट थिंग मैं ये बोलूँगा कि वैसे डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं कि आजू बाजू में कौन क्या कर रहा है। आपको डिसीजंस, आपका खुद के इंट्यूशन क्या है, आपके पास टेक्निकल स्किल्स क्या है, मैनेजमेंट स्किल्स क्या है आपके पास। बाद में आपका कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट रहता है एक्सपोर्ट्स के लिए, उसका आपके आपके पास क्या प्रिपरेशन है। फिर बाद में आपका कम्युनिकेशन कैसा है, ये सब आपको मतलब उसका नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स बिजनेस, एनी बिजनेस अगर आपको चालू करना है तो आपको 2-3 पैरामीटर्स ध्यान में रखने चाहिए। पहला पैरामीटर तो ये है कि बिजनेस करना है तो आपको ये आपके माइंड में बेयर करना ज़रूरी है कि अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस करना सोच रहे हो तो वो कभी भी नहीं हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि जो चीज़ के पीछे हम लोग भागते हैं वो कभी भी नहीं मिलता है। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि मनी इज़ ऑलवेज़ ए बाय प्रोडक्ट। अगर आपका मेन फोकस मनी है तो कभी भी नहीं आएगा। तो पहले ये बोलता हूँ कि मनी इज़ बाय प्रोडक्ट, सो लेट अस नॉट फोकस ओनली ऑन मनी। तो पहले आपको तो सोच ये चाहिए कि मुझे अच्छा कुछ करना है। तो ये अगर सोच है तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा आपके पास। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मेरा ये सोच है। सेकंड थिंग, आप जो भी काम कर रहे हो ना, तो आपकी लगन उसमें इतनी अच्छी चाहिए या फिर आपका होल्ड इतना अच्छा चाहिए कि उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए कोई कुछ स्कोप नहीं रहना चाहिए। तो आप यू शुड वर्क ऑन माइन्यूट डिटेल्स। अगर आप करते हो तो आप कॉस्टिंग भी अचीव कर सकते हो, क्वालिटी भी अचीव कर सकते हो, तो आपका कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो सोर्सिंग के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, बाद में पैकेजिंग के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर अगर आपका फोकस है तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अच्छा बिजनेस करने के लिए। तीसरी बात ये है कि यू नीड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट इन डीलिंग्स। मतलब आप आपके सप्लायर्स के साथ डील कर रहे हो या फिर आपके क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो, तो ब्लफिंग कुछ करना नहीं है, आपको ट्रांसपेरेंटली डील करना है। और मुझे खुद को ये लगता है कि हमारे क्लाइंट है या फिर हमारे सप्लायर्स है, आज के डेट में सप्लायर्स या क्लाइंट्स काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो तो उनको वो समझ में आ जाता है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट हो तो आपको सप्लायर्स भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं और आपके आपके क्लाइंट भी अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहना है सब डीलिंग्स में, बराबर? तो ये भी मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रांसपेरेंसी रखना है।
फोर्थ थिंग, आपको ग्रीडी नहीं रहना है कि मैं अगर ये कंटेनर कर रहा हूँ, इतना एफर्ट्स ले रहा हूँ, तो मुझे इतना पैसा मिलना ही चाहिए, तो ही शिपमेंट्स करूँगा, नहीं तो फिर नहीं करूँगा। फिर अगर 5,000 एक कंटेनर का एक्सपोर्ट करने के बाद मुझे 5,000 मिल रहा है, तो कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने जो काम को स्वीकार किया है, तो मुझे ये लगता है कि आपको उससे कितना पैसा मिलने वाला है, उसके ऊपर आपका फोकस नहीं चाहिए। आपका फोकस इसके ऊपर चाहिए कि मेरा क्लाइंट सेटिस्फाई हो रहा है क्या मेरा सर्विस देने से। आज भले ही मैं 5,000 एक कंटेनर पीछे कमा रहा हूँ, लेकिन अगर ये कंसिस्टेंसी में रखता हूँ, तो आगे जाके मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा और क्लाइंट भी मुझे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन ऑफर करेगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने मेरे क्लाइंट को कपल ऑफ टाइम्स ऐसा हुआ है कि मैंने क्लाइंट को ऑफर दिया है और क्लाइंट बोला, अरे तू इतना कम रेट में क्यों कर रहा है भाई, बाकी लोग तो अच्छा मार्जिन कर रहे हैं, तुम क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हो। तो हम लोग क्लाइंट से बोलते हैं, सर हम लोगों को मुर्गी नहीं खाना है, अंडा खाना है। तो क्लाइंट ने, आप यू वोंट बिलीव कि हमारे भी क्लाइंट्स उतने ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि क्या है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप खुद ट्रांसपेरेंट हो, तो आपको क्लाइंट्स भी वैसे ही मिलेंगे। तो हम लोग काफी लकी है कि हम लोगों को भी ऐसे क्लाइंट्स मिले कि हम लोगों ने उनको रेट ऑफर करने के बाद उन्होंने बोला, भाई आपका रेट कम है, आप एक काम करो, $15 और बढ़ा के मुझे कोटेशन भेजो। तो ये रिलेशनशिप होता है क्लाइंट्स के साथ में कि कभी भी ये जरूरी नहीं है कि क्लाइंट आपको पैसे कम करने के पीछे ही पड़ा हुआ है। अगर आप ट्रांसपेरेंट है, तो क्लाइंट भी आपको सपोर्ट करता है। तो ये सब बातें मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है बिजनेस करने के टाइम पे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिजनेस करने के टाइम पे आपको काफी अप एंड डाउन आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रगल आएंगे। आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि आप जिनके ऊपर भरोसा करके काम किए, लेकिन उन्होंने आपका भरोसा मतलब रेसिप्रोकेट नहीं किया, उसके कारण आपका नाम खराब होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है क्लाइंट के पास, टाइमली डिलीवर नहीं होता है। ये सब आपको फेस करना पड़ सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अनलेस एंड अनटिल यू फेस ऑल दोस डिफिकल्टीज, ऑल दोस स्ट्रगल्स, ऑल दोस ऑब्स्टेकल्स, आपका फाइनल वर्जन इवॉल्व हो ही नहीं सकता है। तो इट इज, यू नीड टू बेयर इन माइंड कि इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बिजनेस, कि ये सब आपको फेस करना है। तो उसके लिए आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ये मेरा मानना है।